धनप्रकाश वर्मा, वाणिज्य प्रवक्ता, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, मुजफ्फरनगर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत व्यावसायिक वित्त के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक वित्त क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो छोटे आकार का हो, मध्यम आकार का हो या बड़े आकार का हो, प्रत्येक व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम वित्त की आवश्यकता होती है। बिना वित्त के व्यवसाय सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। व्यावसायिक वित्त है क्या? व्यवसाय की स्थापना और उसके प्रचालन के लिए जो आवश्यक धन हमें चाहिए, उस धन को हम व्यावसायिक वित्त कहते हैं। व्यावसायिक वित्त किसी भी व्यवसाय की एक आत्मा के रूप में कार्य करता है। जैसे किसी मनुष्य का शरीर बिना आत्मा के बिल्कुल निश्चल हो जाता है, उसके शरीर में अगर रक्त नहीं है तो वह कार्य नहीं करता। ठीक उसी प्रकार अगर व्यवसाय में वित्त नहीं है या वित्त की कमी है तो वह व्यवसाय ठीक प्रकार से अपना संचालन कार्य नहीं कर सकता। व्यवसाय की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है, इसके लिए हम देखते हैं व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता। नंबर 1, व्यवसाय की स्थापना के लिए सर्वप्रथम व्यवसाय की जब हम स्थापना करते हैं तो उसके लिए हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है। हमें भूमि क्रय करनी है, उस पर निर्माण कार्य करना है, भवन बनाना है। भवन बनाने के बाद व्यवसाय के लिए अन्य चीज़ें करनी है तो उसके लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, संचालन हेतु व्यवसाय की स्थापना के बाद संचालन कार्य भी करना आवश्यक होता है। संचालन कार्य में धन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए भी हमें व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3 आता है विकास एवं विस्तार। व्यवसाय अगर आपका छोटा है, उसको आप बड़ा करना चाहते हैं, या मध्यम आकार का है, उसे और बड़ा करना चाहते हैं, या उसमें कुछ और नई चीज़ें जोड़ना चाहते हैं, तो उसके विकास और विस्तार के लिए वित्त की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब इसके बाद हमारा आता है दैनिक व्यय के भुगतान हेतु। व्यवसाय का जब आप संचालन करते हैं, संचालन करने के लिए हमारे दैनिक रूप से बहुत सारे ऐसे व्यय होते हैं जिनका हमें भुगतान करना पड़ता है। जैसे जब आप व्यवसाय में कोई माल मंगाते हैं तो उसको माल को मंगाने के लिए आपको उस गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है। आपके यहाँ व्यवसाय में अनेक ग्राहक भी आते हैं, उनको जलपान कराना पड़ता है। दूसरे व्यवसाय में आपका बिजली का खर्च है, टेलीफोन का खर्च है, स्टेशनरी का खर्च है। ऐसे बहुत सारे खर्च हैं जिनको करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब कार्यों के लिए हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है। यदि वित्त की कमी हो जाए तो हमारा व्यवसाय ठीक प्रकार से नहीं चलेगा। इसी के साथ साथ विविध कार्य हेतु, विविध कार्य क्या हो सकते हैं? मान लीजिए आपने व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक माल क्रय कर लिया है, लेकिन अचानक आपको कोई ऐसी सूचना मिलती है कि अगर आप इतना अधिक माल और क्रय कर लेंगे तो आपको इतनी छूट मिलेगी। तो आप या फिर आपके पास अचानक से माल की डिमांड आ जाती है, मांग आ जाती है, और उतना अवेलेबल आपके पास नहीं है, तो आपको अतिरिक्त माल क्रय करना है, तो उसके लिए भी आपको वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं हैं जिनके होने पर वित्त हमारे पास होना चाहिए। यदि वित्त नहीं है तो हमारा व्यापार, हमारा व्यवसाय, हमारा संगठन ठीक प्रकार से गति प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मानव शरीर रक्त के ना होने पर निश्चल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वित्त की कमी होने से हमारा व्यवसाय भी स्थिर पड़ जाता है, वह ठीक प्रकार से संचालन कार्य नहीं कर सकता। अब हम चलते हैं वित्त के प्रकार पर। वित्त के प्रकारों को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अवधि के दृष्टिकोण से वित्त हमारा कितने प्रकार का होता है, हम वित्त कहाँ से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमारी समस्या ये रहती है कि वित्त को हमें कहाँ से प्राप्त करना है, कितनी मात्रा में प्राप्त करना है, क्या उसके स्रोत हैं। उनमें से जो सर्वोत्तम स्रोत हमें मिलता है उसको हम छाड़ लेते हैं। तो इसको हमने अवधि के आधार पर वित्त को बांटा है। व्यावसायिक वित्त के स्रोत अवधि के आधार पर 3 प्रकार के दिखाए गए हैं। एक है आपका दीर्घकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त और अल्पकालीन वित्त। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन कैसा वित्त होता है। अगर हम अल्पकालीन वित्त की बात करें, ऐसा वित्त जो हमें
1 वर्ष की अवधि के लिए या 1 वर्ष से कम समय के लिए लेना है, ऐसा वित्त हमारा होता है अल्पकालीन वित्त। जिसकी आवश्यकता हमें 1 वर्ष के लिए ही रहती है, उसको हम बोलते हैं अल्पकालीन वित्त। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा दीर्घकालीन वित्त। 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो वित्त की आवश्यकता हमें पड़ती है, उसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन वित्त। और अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्त के मध्य की अवधि का जो वित्त होता है, वह कहलाता है हमारा मध्यकालीन वित्त। यानी कि 1 वर्ष से लगाकर 5 वर्ष की अवधि के लिए जो वित्त प्राप्त हम करते हैं, ये जो वित्त प्राप्त हमें करना है, ऐसा वित्त कहलाता है आपका मध्यकालीन। अर्थात 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए वित्त जो होता है वो अल्पकालीन वित्त। 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष की अवधि तक के लिए जो वित्त हम प्राप्त करेंगे, वो होता है हमारा मध्यकालीन वित्त। और 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो वित्त हमारा होता है, वो होता है हमारा दीर्घकालीन वित्त। अब इन अवधि के आधार पर वित्त को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ कुछ प्रकार दिए गए हैं, उन पर ध्यान हम देंगे। सबसे पहला है दीर्घकालीन वित्त के लिए जो स्रोत हमारे पास होते हैं। नंबर 1 है समतांश, दूसरा है पूर्वाधिकार अंश, और तीसरा इसके अंदर आता है ऋण पत्र। दीर्घकालीन वित्त के अंतर्गत ही चौथा है हमारा प्रतिधारित लाभ या अवितरित लाभ, और नंबर 5 पर आता है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। इन 5 प्रकार से हम दीर्घकालीन वित्त प्राप्त कर सकते हैं। इनकी सहायता से जो वित्त प्राप्त होता है, उसको हम दीर्घकाल के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। अब आता है आपका मध्यकालीन वित्त। मध्यकालीन वित्त में नंबर 1 ऋण पत्र, नंबर 2 में आता है आपका सार्वजनिक जमा या निक्षेप, और तीसरा है आपका वाणिज्यिक बैंक। तीसरा है आपका अल्पकालीन वित्त। अल्पकालीन वित्त हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जिसमें है पहला वाणिज्यिक बैंक, दूसरा है आपका व्यापारिक साख, और तीसरा है आपका अंतः कंपनी जमाएं। इस प्रकार से हम अल्पकालीन वित्त भी प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में विस्तार से अभी आगे अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं स्वामित्व के दृष्टिकोण से। स्वामित्व के दृष्टिकोण से हमारी जो निधियां हैं, इनको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 स्वामित्व निधियां। पहला है स्वामित्व निधि से हम कौन कौन से स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। पहला है समतांश, दूसरा है आपका पूर्वाधिकार अंश, और तीसरा है प्रतिधारित लाभ। ये हमें स्वामित्व कोष से प्राप्त होते हैं, जिनकी सहायता से हम अपने व्यवसाय को संचालित कर सकते हैं, उसे गति प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद आता है उधार ली गई निधियाँ। उधार कौन कौन सी निधियाँ हम ले सकते हैं, जिनकी सहायता से हम व्यवसाय को गति प्रदान करते हैं, जिसमें आपका आता है ऋण पत्र। दूसरा है आपका वित्तीय संस्थान, जहाँ से हम उधार रुपया प्राप्त करके व्यवसाय में लगा सकते हैं। तीसरा है आपका बैंक, और चौथा है आपका सार्वजनिक जमाएं। इनके आधार पर आप पैसा प्राप्त करके अपने संगठन को, अपने व्यवसाय को एक गति प्रदान कर सकते हैं, ताकि वह व्यवसाय हमारा निरंतर निर्बाध गति से चलता रहे। इसके आधार पर अब हम इनको विस्तार से जानते हैं कि ये हैं क्या। अभी आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार के स्रोत हैं, जो दीर्घकालीन वित्त में भी शामिल हैं और मध्यकालीन में भी शामिल हैं, या मध्यकालीन में भी शामिल हैं और अल्पकालीन में भी शामिल हैं। तो ये वित्त इस प्रकार के हैं। व्यवसाय की आवश्यकता व्यवसाय के आकार के अनुरूप होती है। व्यवसाय का आकार छोटा है तो उसकी आवश्यकताएं भी कम होंगी, व्यवसाय का आकार बड़ा है तो उसकी आवश्यकताएं भी बड़ी होंगी। उसी हिसाब से, उसी के अनुसार ये अपने स्रोतों को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इनका अध्ययन विस्तार पूर्वक करते हैं। अब हम दीर्घकालीन वित्त को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहला आता है इसमें अंश। अंश जो हमारा है, इसमें अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक समतांश और एक पूर्वाधिकार अंश। समतांश क्या है, सबसे पहले जानते हैं अंश क्या होता है। देखिए, कंपनी की पूंजी विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित रहती है, उस एक इकाई को हम अंश कहते हैं। और हमारी पूंजी अंशों में बटी होने के कारण कंपनी की पूंजी अंश पूंजी कहलाती है। अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक है हमारा समतांश। समतांश क्या होते हैं, ऐसे अंश जो कंपनी के लिए कंपनी के समापन तक
कंपनी के साथ ही रहते हैं। जिनके धारियों को यानी समता अंशधारियों को कंपनी के सभी कार्यों में अपना मत देने का अधिकार होता है। इन अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश वितरित करने के पश्चात ही लाभांश मिलता है। इन पर लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती। समता अंशों के लाभ क्या क्या है? नंबर 1 है पूंजी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन। पूंजी प्राप्त करने का ये सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि इसमें पैसा एक बार इन्वेस्ट करने के बाद निश्चित हो जाता है कि कंपनी को लाभ अगर होगा तो हमें लाभ मिलना ही मिलना है और हम हमेशा कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जो व्यक्ति कंपनी के समतांश क्रय करता है, अपना पैसा समतांशों में लगाता है, वह कंपनी का स्वामी बन जाता है। दूसरा है लाभांश। लाभ होने पर यदि कंपनी को लाभ होगा तो लाभांश अवश्य प्राप्त होगा। लाभ प्राप्त न होने की दशा में लाभांश प्राप्त नहीं होता। इनके कुछ दोष भी हैं, जैसे अति पूंजीकरण। कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपनी आवश्यकता से अधिक समता अंशों का निर्गमन कर देती है, जिससे अति पूंजीकरण की समस्या बन जाती है। दूसरा आता है निर्णय लेने में विलंब होना। समता अंशधारी बहुत सारे होते हैं, प्रत्येक अंशधारी प्रत्येक सभा में उपस्थित नहीं हो सकता, तो कई बार कुछ निर्णय लेने होते हैं तो निर्णय लेने में भी हमें विलंब हो सकता है। दूसरा है हमारा पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश के बारे में आप देखिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसे 2 अधिकार पूर्व में होते हैं, यानी पहले अधिकार होते हैं। नंबर 1, जब कंपनी को लाभ होता है तो सर्वप्रथम उस लाभ में से लाभांश पाने का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारी को होता है। दूसरे, समापन के समय कंपनी जब पैसा वापस करती है तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को पैसा वापस लेने का अधिकार भी पूर्व में रहता है। इन अंशों के जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए। नंबर 1, प्रबंधकीय हस्तक्षेप न होना। पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रत्येक सभा में अपना मत प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें उसमें उसका हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। नंबर 2 है निश्चित आय। पूर्वाधिकार अंशधारियों के लिए लाभांश की दर पहले से ही निश्चित कर दी जाती है, इसलिए इन्हें उस निश्चित आय प्राप्त होती है, उस लाभांश की दर से ही निश्चित प्राप्त होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, लेकिन कंपनी अपने बनाए गए कोषों के द्वारा अपनी उसी निश्चित दर से इन पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का वितरण करती है, जिससे कंपनी की साख बनी रहे और इनका कंपनी पर विश्वास बना रहे। इनके द्वारा भी कुछ हानि भी हैं, जैसे समता अंशधारियों को हानि, कभी कभी लाभ की मात्रा कम होती है तो वह सारा का सारा लाभ पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही वितरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में समता अंशधारियों को लाभांश नहीं मिल पाता, तो समता अंशधारियों को लाभ न मिलने के कारण, लाभांश न मिलने के कारण हानि भी होती है। नंबर 2 में आता है साख पर प्रभाव। कंपनी जब पूर्वाधिकार अंश जारी करती है तो उसकी साख पर भी प्रभाव पड़ता है। निवेशक यह सोचते हैं कि इसको समता अंशों के द्वारा धन की पूर्ति नहीं हुई है, इसलिए इसने पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया है, तो इससे साख पर भी प्रभाव पड़ता है। पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं, इनको हम समझेंगे कैसे होते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, नंबर 1 होता है इसमें संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश कैसे होते हैं, ध्यान देंगे। संचयी पूर्वाधिकार अंश, जिन अंशधारियों के पास ये अंश होते हैं, यदि किसी वर्ष लाभांश की मात्रा उन्हें पूर्व में नहीं मिल पाई है तो अगले वर्ष उन्हें पिछले वर्ष का लाभांश भी जोड़ करके दे दिया जाता है। ऐसे अंशधारी कहलाते हैं हमारे संचयी पूर्वाधिकार अंश। दूसरे होते हैं हमारे असंचयी पूर्वाधिकार अंश। असंचयी पूर्वाधिकार अंश ये कैसे होते हैं, जिन अंशों पर यदि किसी कारण से लाभांश नहीं दिया गया है तो उन्हें अगले वर्ष भी पिछले वर्ष का लाभांश नहीं दिया जाएगा, केवल चालू वर्ष का ही लाभांश दिया जाएगा। ऐसे अंश कहलाते हैं हमारे असंचयी पूर्वाधिकार अंश। नंबर 3 आता है इनका शोध्य पूर्वाधिकार अंश। शोध्य पूर्वाधिकार अंश का मतलब होता है, शोध्य माने शोधन, ऐसे अंश जिनका शोधन
कंपनी के जीवन काल में मध्य में हो सकता है, ऐसे अंश कहलाते हैं हमारे शोध्य पूर्वाधिकार, इनका भुगतान जीवन काल में हो सकता है। दूसरे होते हैं हमारे अशोध्य पूर्वाधिकार अंश, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं हो सकता, कंपनी के समापन के समय ही उनका भुगतान होगा, उन्हें हम बोलते हैं अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। इसके बाद आता है नया नंबर परिवर्तनीय। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। इस प्रकार के अंश वे अंश होते हैं जिन्हें अंशधारी अपनी इच्छा अनुसार दूसरे प्रकार के अंशों में परिवर्तित कर सकता है, उन्हें हम बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। इसके अलावा होते हैं अपरिवर्तनीय। जिन अंशों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते वो कहलाते हैं हमारे अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। इसके पश्चात आता है हमारा भागयुक्त अंश, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। जब पूर्वाधिकार अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश भुगतान कर दिया जाता है, इसके पश्चात भी यदि कंपनी के पास लाभ अधिक मात्रा में बचा हुआ है तो कंपनी इनको और अधिक लाभ दे सकती है, ऐसे होते हैं भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। और जिनको ये नहीं मिल पाता है वो कहलाते हैं हमारे अभागयुक्त लाभांश पूर्वाधिकार अंश। इसके पश्चात आता है हमारा ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या होते हैं? ये भी आपका एक दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने का स्रोत है, जिसको हम ऋण पत्र का नाम दिया है। जब कंपनी की वित्त की पूर्ति अंशों के माध्यम से नहीं होती है तो कंपनी जनता में ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। ऋण पत्र क्या है? जनता से लिए हुए ऋण का एक प्रमाण पत्र है जिस पर ली गई धनराशि और उस पर दिया जाने वाला ब्याज की दर उस पर लिखी रहती है। तो यह एक प्रकार का ऋण का प्रमाण पत्र है जो कंपनी द्वारा जनता में जारी किया जाता है। यह दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने का एक साधन है। यदि ऋण पत्र कम अवधि का है तो वह मध्यकालीन वित्त के साधन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ऋण पत्र हमारा दीर्घकालीन और मध्यकालीन दोनों ही प्रकार के वित्त में शामिल है। यदि उसकी अवधि अधिक है तो वह दीर्घकालीन वित्त कहलाएगा और यदि उसकी अवधि कम है तो वह मध्यकालीन वित्त के अंतर्गत आता है। इसके लाभ क्या क्या हैं? जिन व्यक्तियों के पास ऋण पत्र होते हैं अर्थात जो ऋण पत्रधारी होते हैं उन्हें व्यवसाय के संचालन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। दूसरी बात, इन पर दिया जाने वाला ब्याज निश्चित होता है, भले ही कंपनी को लाभ हो अथवा ना हो, लेकिन इनको एक ब्याज जो दिया जाएगा वो निश्चित दर से ब्याज देना ही होगा। इन पर ब्याज मिलता ही मिलता है चाहे लाभ हो अथवा न हो। इनके कुछ हानियां भी हैं, जैसे साख में कमी आती है। जब कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो कंपनी की साख में कमी आती है। लोगों का विश्वास कम हो जाता है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, इसलिए कंपनी ने ऋण पत्रों का निर्गमन किया है। दूसरी बात, इन पर कम जोखिम रहता है। जोखिम कम का मतलब ये होता है कि हमने उनको ब्याज देने की दर निश्चित कर दी है, वो दर ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, तो उसकी व्यवस्था हमें पहले से ही करके रखनी पड़ती है। अतः इन पर जोखिम की दर भी कम रहती है। दूसरी बात, मार्गदर्शन का अभाव रहता है। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि ऋण पत्र हम कौन सी कंपनी के क्रय करें, कौन सी कंपनी में लेने में हमें अच्छा रहेगा या कहाँ से क्रय करें। तो मार्गदर्शन के अभाव में भी कई बार ऋण पत्रों का ठीक प्रकार से विक्रय नहीं हो पाता है। इसके बाद जो दीर्घकालीन वित्त के अंतर्गत अगला स्रोत हमारा आता है वो है प्रतिधारित लाभ अथवा अवितरित लाभ। जब कंपनी लाभ अर्जन करती है तो उसमें से कुछ लाभ वह समतांशधारियों को और कुछ लाभ वह पूर्वाधिकार अंशधारियों को बांट देती है। बाकी लाभ वह अपने विभिन्न कोषों के माध्यम से अपने पास सुरक्षित रखती है, अर्थात वह लाभ वितरित किया हुआ नहीं होता। ऐसा लाभ कहलाता है हमारा
प्रतिधारित लाभ। इस लाभों को कंपनी विभिन्न कोषों में हस्तांतरित करके रखती है। जब कंपनी की आवश्यकता होती है तो उस कोष से वो पैसा निकाल करके अपनी दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति कर लेती है। इसके लाभ क्या क्या हैं? नंबर 1, लाभों को विभिन्न कोषों में रखना। कंपनी विभिन्न कोषों के माध्यम से इसका संचय करती है। एक प्रकार से बचत भी है कंपनी की। जब कंपनी को आवश्यकता होती है तो वहाँ से लाभ लेकर के अपने दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति कर लेती है। कहीं बाहर से उसे वित्त की व्यवस्था करनी नहीं पड़ती। कंपनी के लिए बचत, कंपनी के लिए बचत होती है। जो पैसा उसके पास इकट्ठा हुआ है विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उसको इकट्ठा करती है, तो ये कंपनी बचत भी कहलाती है। वित्त प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत, यह वित्त प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि कंपनी को बाहर से कोई भी पैसा लेना नहीं पड़ता। अतः कंपनी इस स्रोत को अपने स्वामित्व स्रोत से ही प्राप्त कर लेती है, इसलिए यह स्रोत भी कंपनी के लिए अच्छा होता है। इसके पश्चात हमारा आता है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम दीर्घकालीन वित्त प्राप्त कर सकते हैं। उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं विशिष्ट वित्त संस्थाएं हमारी। जैसे आपका यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से भी हम विभिन्न प्रकार की वित्त प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी विशिष्ट वित्त संस्थाएं हैं। इसके साथ साथ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा आता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। इसके पश्चात हमारा आता है सार्वजनिक जमाएं। ये मध्यकालीन वित्त की श्रेणी में आती हैं, यानी सार्वजनिक निक्षेप या जमाएं। जब कंपनी जनता के द्वारा उनकी छोटी छोटी बचतों के रूप में धनराशि एकत्र करके उनको निवेश कराती है तो वह कहलाता है हमारा सार्वजनिक निक्षेप। यानी जनता अपनी छोटी छोटी धनराशि को भी कंपनी में विनियोजित कर देती है। इसके क्या लाभ हैं? नंबर 1, मितव्ययिता। ऐसा करने से जो सार्वजनिक निक्षेप है बहुत ही मितव्ययी है, इसमें किसी प्रकार की अतिरिक्त कागजी कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बहुत खर्चीली नहीं है। दूसरी बात आती है सरल प्रणाली। ये बहुत ही सरल प्रणाली है। सार्वजनिक निक्षेप प्राप्त करने की जो प्रणाली है बहुत आसान है, कंपनी सरल तरीके से इसको प्राप्त कर सकती है। इसके पश्चात आता है छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन। कंपनी जनता की छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन करती है और उनको सार्वजनिक निक्षेप के रूप में अपने यहाँ जमा कर लेती है। इसके पश्चात है हमारा मध्यकालीन वित्त के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक क्या हैं? जो उद्योगों को, संस्थानों को मध्यकालीन वित्त प्रदान करते हैं अथवा अल्पकालीन वित्त प्रदान करते हैं। अल्पकालीन वित्त का माध्यम भी वाणिज्य बैंक हैं। ये अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों प्रकार के वित्त संस्थान को प्राप्त करते हैं। जैसी जिसकी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार वह वित्त प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय छोटा है तो वह अल्पकालीन वित्त ले सकता है, थोड़ा बड़े आकार का है तो वह मध्यकालीन वित्त के माध्यम से ले सकता है। वाणिज्यिक बैंक किस रूप में इनको वित्त प्रदान करते हैं? सबसे पहला आता है उसके अंदर ओवरड्राफ्ट। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनको एक सुविधा देती है, यानी कि ये अपने खाते से जमा राशि से अधिक राशि निकाल सकते हैं। सामान्यतः कंपनियां या बड़े संस्थान बैंकों में अपना चालू खाता खोलते हैं और चालू खाता खोलने पर बैंक उनको एक सुविधा देते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी कि अधिविकर्ष। अधिविकर्ष का मतलब होता है जमा राशि से अधिक राशि निकाल लेना। अगर हमें आवश्यकता है 5 लाख रुपए की और हमारे खाते में 2 लाख रुपए जमा हैं तो बैंक ने हमें ये
सुविधा दे रखी है कि आप 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हो या 10 लाख रुपए तक निकाल सकते हो, तो हम अतिरिक्त राशि निकाल सकते हैं। वह राशि कहलाती है हमारी ओवरड्राफ्ट। यानी कि बैंक हमें अग्रिम धन प्रदान करके हमारी वित्त संबंधी जो सहायता है वो पूरी करते हैं, हमारी अल्पकालीन वित्त की आपूर्ति करते हैं। दूसरा आता है बिल को बट्टे पर भुनाना। व्यापारी आपस में एक दूसरे के ऊपर व्यापारिक बिल लिखते हैं जिनका कुछ समय होता है। यदि वो समय से पूर्व बैंक से भुना लिए जाएं तो हमें धनराशि बैंक से प्राप्त हो जाती है। उस प्राप्त धनराशि को हम अपने व्यावसायिक कार्यों में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार बैंक हमें हमारे बिलों को बट्टे पर भुनाकर हमें अग्रिम धन प्रदान करते हैं ताकि हम अपने व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन ठीक प्रकार से कर सकें। इसके साथ साथ बैंक हमें अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इसीलिए बैंकों को यानी वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन वित्त के स्रोतों में भी रखा गया है, क्योंकि ये 1 साल से कम अवधि के ऋण भी हमें प्रदान करते हैं। आवश्यकता अनुसार हम कम अवधि का ऋण भी ले सकते हैं। तत्पश्चात आता है हमारा नगद साख। नगद साख क्या होता है? बैंक व्यक्ति की ख्याति के आधार पर, व्यक्ति की साख के आधार पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। वो इनको व्यक्तिगत ऋण भी प्रदान करते हैं, वो इनको व्यवसायिक ऋण भी प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर अपने व्यवसाय का संचालन वो ठीक प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पट्टे पर वित्त। पट्टे पर वित्त क्या होता है? कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनके पास वित्त की आपूर्ति ठीक प्रकार से नहीं होती हैं। उन्हें बड़ी बड़ी मशीनें अथवा भवन खरीदना है या भूमि लेनी है, तो उसके लिए भी वाणिज्यिक बैंक धन की व्यवस्था करते हैं। वो इन्हें पट्टे पर वित्त प्रदान करते हैं, अर्थात पट्टा माने लीज, लीज पर या किराए पर वो उनको संपत्ति प्रदान करते हैं। किसी को मशीन लेनी है तो वह उन्हें धन प्रदान उस मशीन को उपलब्ध कराएंगे और जितने समय तक हमने वह मशीन प्रयोग की है उतने समय का वह किराया हमसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बिना धन का विनियोजित किए हम पट्टे पर संपत्ति जैसे मशीन, भूमि या भवन आदि प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं। अगर अधिक समय के लिए हमें चाहिए तो हम अधिक समय के लिए भी वह संपत्ति ले सकते हैं। इसके पश्चात हमारा आता है व्यापारिक साख। व्यापारिक साख क्या होती है? व्यापारिक साख के माध्यम से भी हम अपने वित्त संबंधी आपूर्ति कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास धन की आपूर्ति नहीं है, लेकिन हमारी साख व्यापार में अच्छी है, समाज में अच्छी है, व्यावसायिक जगत में अच्छी है, तो दूसरा व्यापारी हमें कुछ समय के लिए उधार माल दे सकता है। तो उधार माल जब हम प्राप्त करते हैं तो वह हमें प्राप्त होता है व्यापारिक साख के आधार पर। हमारी व्यापारिक साख जितनी अच्छी होगी उतने ही मूल्य का माल हमें मिल सकता है, उतने ही समय के लिए हमें माल मिल सकता है। इसके पश्चात आता है अंतः कंपनी जमाएं। अंतः कंपनी जमाएं क्या होती हैं? इनसे हमारा अभिप्राय है कि एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को दिया जाने वाला अल्पकालीन ऋण अंतः कंपनी जमाओं के अंतर्गत आता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कुछ समय के लिए ऋण प्रदान करती है तो इस प्रकार की जो जमाएं हैं वो हमारी कहलाती हैं अंतः कंपनी जमाएं। इस प्रकार व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कंपनी वित्त प्राप्त करती है और अपने व्यवसाय की जो समस्याएं हैं, व्यवसाय के संचालन करने में जो दिक्कत आ रही है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करती है। इस प्रकार आज हमने व्यावसायिक वित्त का अर्थ, व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता, व्यावसायिक वित्त के स्रोत विभिन्न दृष्टिकोणों से अवधि के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर इनका अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।